बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपको सेकेंड ईयर लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। फंक्शंस हमारे पास चैप्टर नंबर 13 का हिस्सा है और आज हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस की बात करते हैं कि बेसिकली हमारे पास फंक्शन क्यों हम उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास बेसिकली जो बेसिक आइडिया है वो वैसे हमारे पास है एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का। यानी हमारे पास जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो एक मॉड्यूल्स की सूरत में काम कर रहे होते हैं। जिस तरह हमारे पास हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, कि किसी भी हार्डवेयर को बनाने के लिए उसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कार मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो वहाँ पर कार्स के बहुत सारे डिफरेंट किस्म के पार्ट्स बनाए जा रहे होते हैं और हर किस्म के जो पार्ट्स होते हैं वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर तैयार किए जाते हैं और उनको एट अ टाइम तैयार किया जाता है। और जब वो सारे पार्ट्स तैयार हो जाते हैं तो उन सारे पार्ट्स को फिर एक साथ असेंबल कर लिया जाता है और फिर हमें जो कंप्लीट या मुकम्मल जो प्रोडक्ट है वो हमें वहाँ पर मिल जाता है। तो फंक्शन का भी बेसिकली यही काम है कि हम फंक्शन के ज़रिए से मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यानी इसके ज़रिए से मॉड्यूल्स बनाए जा सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मॉड्यूल्स के ऊपर मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स के ऊपर काम किया जा सकता है और फिर बाद में उन सब चीज़ों को आपस में मिला के एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर की सूरत दी जा सकती है। तो बेसिकली हमारे पास फंक्शंस भी बिल्कुल इसी तरह से ही काम करते हैं। तो इसी तरह से फंक्शंस भी हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम देते हैं। तो फंक्शंस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सी प्रोग्राम। They encapsulate piece of code to perform specific operations. हम इसमें बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं और हम बाज़ दफ़ा एक ही टास्क को अगर हम बार बार परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसको भी हम फंक्शंस की मदद से बड़ी आसानी के साथ बार बार हम परफॉर्म करवा सकते हैं। और अगर हमारे पास पहले से ही कोड कहीं पर लिखा हुआ मौजूद हो तो हम उस कोड को अपने फंक्शन के में दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें उस फंक्शन को दोबारा से लिखने की या दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो बेसिकली फंक्शंस जो है वो हमारे पास एक मॉड्यूलर अप्रोच होती है। यानी मॉड्यूल्स बनाने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं और मॉड्यूल्स की मदद से हम अपने सारे काम आसानी के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम प्रोग्रामिंग अप्रोच की हम बात कर लेते हैं। हमारे पास अब इससे पहले हम जितने भी प्रोग्राम्स करते आए हैं पिछले चैप्टर्स में, उसमें बेसिकली हमारे पास जो लॉजिक थी उसको हम एक ही सिंगल मेन फंक्शन में उस लॉजिक को लिख लेते थे। फॉर एग्जांपल अगर हमने एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का तो हम उस अपने एक प्रोग्राम में सिर्फ मेन फंक्शन इस्तेमाल करते हुए उस एरिया को ही फाइंड करते थे। तो ये हमारे पास बेसिकली ये जो स्टाइल था हमारे पास प्रोग्रामिंग का, इसे हम अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं। हमने स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर के बारे में हमने पहले भी बात की थी। तो ये जो हमारे पास प्रोग्राम्स हमने जितने भी अब तक बनाए हैं वो बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स कहलाते हैं। अब हम स्ट्रक्चर प्रोग्राम की बात करेंगे। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली मॉड्यूल्स आ जाते हैं। यानी इसके अंदर हमारे पास सारे के सारे प्रोग्राम्स को एक मॉड्यूल्स की सूरत में लिखा जाता है। छोटे छोटे उसमें मॉड्यूल्स बना लिए जाते हैं और इन मॉड्यूल्स को मेन फंक्शन कॉल करता है और मेन फंक्शन की मदद से हम एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स को हम एट अ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं या हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से मुख्तलिफ़ किस्म के मॉड्यूल्स बना लेते हैं। और हमारे पास हर जो फंक्शन है वो उसका अपना एक कोड होगा और वो अपने उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होगा और वो अपने कोड और अपने स्पेसिफिक पर्पस के हिसाब से ही एग्जीक्यूट होगा। तो द मेन फंक्शन कॉल these functions where they are needed. A function is a self-contained piece of code with a specific purpose. तो अब ये हमारे पास अप्रोच है जिसमें हम पहले प्रोग्राम्स बनाते थे, इसे हम अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं। इसमें हमारे पास एक मेन फंक्शन था और इसी मेन फंक्शन के अंदर हम अपनी तमाम की तमाम लॉजिक इम्प्लीमेंट कर लेते थे।
तो ये हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड है, जबकि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर हम फंक्शंस जो है, एक हमारे पास मेन फंक्शन होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक मेन फंक्शन है, और इसके बाद हमने मज़ीद दो फंक्शंस सेपरेट बनाए हुए हैं। अगर हमें फंक्शन नंबर 1 की ज़रूरत है तो हम फंक्शन नंबर 1 को कॉल कर सकते हैं, अगर हमें फंक्शन नंबर 2 की ज़रूरत है तो हम यहाँ से फंक्शन नंबर 2 को कॉल कर सकते हैं, या अगर हम एट अ टाइम दोनों को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दोनों भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है हमारे पास स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर और हमारे पास अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर। या अनस्ट्रक्चर के अंदर एक ही लॉजिक इम्प्लीमेंट की जाती है और सारा का सारा प्रोग्राम उसी के अंदर लिख लिया जाता है, जबकि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के अंदर हम मुख्तलिफ छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना लेते हैं, और उन मॉड्यूल्स की मदद से हम अपने प्रोग्राम को आसानी के साथ लिख सकते हैं। यहाँ पर भी सेम उसी तरह हमारे पास एक मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन से हम मुख्तलिफ फंक्शंस की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास 3 फंक्शन है तो पहला फंक्शन परफॉर्म करने के बाद हम तीसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, तीसरे फंक्शन के हम दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, या एक की वैल्यू को दूसरे में, दूसरे की वैल्यू को हम तीसरे में बड़ी आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह भी लेकर जा सकते हैं। अब हमारे पास फ़ंक्शन की इम्पोर्टेंस है कि हम फ़ंक्शंस को क्यों इस्तेमाल करते हैं, या हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो बेसिकली हमारे पास हम प्रोग्राम करते हुए हमारे पास बहुत बाज़ दफ़ा बहुत सारे कोड हमारे पास ऐसा भी है जिसको हम मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं, और अगर हमारे पास फ़ंक्शंस बनाने की फैसिलिटी ना होती तो हमें इस कोड को बार बार लिखना पड़ता, और हमारा जो कोड है वो बेसिकली बहुत लार्ज हो सकता था। तो बेसिकली फंक्शंस जो है हमारे पास इस लॉजिक को ब्रेक करते हैं और हमारे लिए प्रोग्राम्स को आसान कर देते हैं। हम छोटे छोटे ब्लॉक्स की सूरत में अपने प्रोग्राम को बड़ी आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो हमारे पास इसके अलावा और भी बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हैं, जिनमें से चंद बेनिफिट्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले दे मेक प्रोग्राम सिग्निफिकेंटली ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। सबसे पहली बात कि प्रोग्राम्स को मॉड्यूल्स की सूरत में या छोटे छोटे चंक्स की सूरत में लिखने से ये हमारे लिए आसान हो जाते हैं, इनको समझना आसान हो जाता है और इनकी मेंटेनेंस आसान हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक 109 का कोड लिखा हो, उसे अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। अगर वही कोड हमने 2020 के ब्लॉक्स में या मॉड्यूल्स की सूरत में लिखा हो तो उसको अंडरस्टैंड करना आसान भी है, और उसकी मेंटेनेंस भी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। प्रोग्राम को बाद में भी देखने से या किसी और कोई और दूसरा प्रोग्रामर भी प्रोग्राम को देखने के बाद उसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकता है। Second, functions increase reusability of the code. Well-written functions may be reused in multiple programs. हमारे पास अगर आपने पहले से ही कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। उस प्रोग्राम को हम मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें उस प्रोग्राम को नए सिरे से लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है वो बेसिकली हमारे पास लाइब्रेरीज़ के अंदर जो फंक्शंस हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं, हमको रीयूज़ कर रहे होते हैं। जिस तरह हमने प्रिंट एफ या स्कैन एफ के फंक्शंस हैं, हम इनको रीयूज़ करते हैं, और एक दफ़ा ये फंक्शंस बना लिए गए हैं और उनको हम अपनी मर्ज़ी से अपने मुताबिक जहाँ पर भी चाहें हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसका जो तीसरा जो बेनिफिट है इसका, वो हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास एक प्रोग्राम है, वो एक बड़े प्रोजेक्ट है उनके पास, तो उनको मुख्तलिफ उनके वर्कलोड को डिवाइड किया जा सकता है। तो डिफरेंट प्रोग्रामर्स वर्किंग ऑन वन लार्ज प्रोजेक्ट कैन बी डिवाइडेड द वर्कलोड बाय राइटिंग डिफरेंट फंक्शंस। तो इस तरह से हमारे पास एक बड़े प्रोजेक्ट को हम एट अ टाइम उसके मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर हम काम कर सकते हैं, और इसकी मदद से हम जो सॉफ्टवेयर है हम उसकी पैरेलल डेवलपमेंट कर सकते हैं। पैरेलल डेवलपमेंट से ना सिर्फ ये कि सॉफ्टवेयर जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा, और उसके मुख्तलिफ मॉड्यूल्स भी तैयार होने के बाद हम उनको एक मुकम्मल शक्ल भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं एक कॉलेज के लिए, तो एक जो ग्रुप है वो अटेंडेंस के ऊपर काम कर सकता है, एक ग्रुप जो है वो टाइम टेबल के ऊपर काम कर सकता है, एक ग्रुप जो है वो एडमिशन्स के लिए काम कर सकता है, और बाद में इन सारे मॉड्यूल्स को इकट्ठा करके कंबाइन करके एक मुकम्मल सॉफ्टवेयर भी बनाया जा सकता है, और इससे जो वक्त है वो भी बड़ी आसानी के साथ बच भी जाएगा, और सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो जाएगा।
और चौथा जो हमारे पास इसका बेनिफिट है कि फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड एज मैनी टाइम्स एज नेसेसिटी फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इन द प्रोग्राम। हम अपने जो फंक्शन हमने एक दफ़ा बना लिया उसको हम जहाँ पे भी हमें ज़रूरत हो हम मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर हम बड़ी आसानी के साथ उन फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और इसका बेनिफिट, व्हेन एन एरर अराइजेज रादर देन एग्जामिनिंग द होल प्रोग्राम द इन्फेक्टेड फंक्शन इज़ डीबग्ड ओनली। अगर हमने बहुत सारे फंक्शंस बनाए हैं और अगर उसमें कोई एरर जनरेट हो जाता है तो एरर एक स्पेसिफिक कोड के ऊपर या एक स्पेसिफिक ब्लॉक के ऊपर जनरेट होगा। तो हमें अब पूरा ब्लॉक देखने की बजाय हम उस स्पेसिफिक फंक्शन को ही देख के अपने एरर को बड़ी आसानी के साथ रिमूव भी कर सकते हैं। अब हमारे पास फ़ंक्शन की टाइप्स आ जाती हैं। बेसिकली हमारे पास फ़ंक्शन की दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं और दूसरे हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं। बिल्ट इन फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फंक्शंस दैट प्रोवाइड अस कन्वीनियंट वेज टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क। दीज फंक्शंस आर पैकेज्ड इन लाइब्रेरीज। बेसिकली जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं ये पहले से ही बने बनाए फ़ंक्शन हैं और इनको हम अपने प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करते आए हैं। और ये जो फंक्शंस हैं ये बेसिकली लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर मौजूद होते हैं। जिस तरह के हम अपने आसानी के लिए प्रोग्राम को बनाने के लिए हम बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस जिसमें हमारे पास इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस मौजूद हैं, हम उनको इस्तेमाल करते हैं। तो हम बेसिकली हमें जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है हम इन बने बनाए फंक्शंस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हम all that we need to do is just making a function call and the rest of the task is performed by the called function। हम जिस सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करते हैं और उसके बाद वो जो भी उसकी फंक्शनैलिटी होती है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होना शुरू हो जाती है। हमने बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस हमने इस्तेमाल किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम उसकी एक लाइब्रेरी है, हम अगर प्रिंट एफ का फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं या स्कैन एफ का फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उसकी इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी साथ में शामिल करते हैं। और इसी तरह अगर हम गेट सी एच और गेट सी एच ई के फंक्शन इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम कंसोल इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हमारे पास है हैश इंक्लूड कॉन आई ओ डॉट एच और एस टी डी आई ओ डॉट एच, ये बेसिकली वो लाइब्रेरीज़ हैं जिसके अंदर बने बनाए फंक्शंस मौजूद हैं और हम अपने प्रोग्राम में अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन फंक्शंस को इस्तेमाल करते रहते हैं। और ये हमारे फंक्शंस को कॉल करने के बाद ऑटोमेटिकली अपना काम परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो वो सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो हमें हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर हमें आसानी प्रोवाइड करते हैं। और हमारे पास जो दूसरी टाइप है वो बेसिकली यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। बेसिकली हमारे पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद हैं लेकिन वो हमारे हर किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रहे होते और प्रोग्रामर को ज़रूरत होती है कि वो अपने मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस को इस्तेमाल करे अपनी नेचर के हिसाब से। तो उसे बहुत सारे अपने फंक्शंस ख़ुद भी बनाने डेवलप करने होते हैं। जिस तरह टेबल अगर प्रिंट करना चाहते हैं या हम कोई फार्मूला कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मुख्तलिफ़ फंक्शंस खुद से लिखने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं। अब हमारे पास तो इसी तरह से हमारे पास फंक्शन के दो टाइप्स हैं, एक प्री डिफाइंड है और एक हमारे पास यूज़र डिफाइंड है। प्री डिफाइंड फंक्शंस बेसिकली लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जो कि हेडर फाइल्स के अंदर ही शामिल होते हैं और हम इनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जबकि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो होते हैं वो कस्टमाइज्ड फंक्शन होते हैं और हम उससे मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फंक्शंस लिखने के लिए हम पहले से ही फेमिलियर हैं। जैसे कि हम मेन फंक्शन पहले इस्तेमाल करते आए हैं, तो हम उस मेन फंक्शन के बारे में हम पहले से ही जानते हैं कि बेसिकली हम फंक्शंस मेन फंक्शन हम वहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सी के फंक्शंस को भी लिखने का हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम वही है जो हम पहले इस्तेमाल करते आए हैं। हमारे पास हम इसमें फ़ंक्शन को लिखने के बाद उसकी एक बॉडी बनाते हैं और जो बॉडी है वो उसी तरह ब्रेसेस की सूरत में लिखी जाती हैं और उस ब्रेसेस के अंदर तमाम के तमाम जो हम फंक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, जो टास्क हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो बेसिकली हम उस बॉडी के अंदर हम लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सेम वही फंक्शन यहाँ पर हमारे पास हम सबसे पहला जो फंक्शन का हिस्सा है उसे हम रिटर्न टाइप कहते हैं।
तो ये पहला हमारे पास हिस्सा है। दूसरा फंक्शन का नेम है जिसे हम मेन कहते थे, और उसके बाद दूसरा हिस्सा हमारे पास वॉइड या ब्रैकेट्स हैं इसे हम पैरामीटर लिस्ट कहते हैं। तो फंक्शन का जो पहला हिस्सा है उसे हम रिटर्न टाइप कहेंगे, जो दूसरा हिस्सा है उसे हम फंक्शन का नेम कहते हैं, और जो तीसरा इसका हिस्सा है उसे हम पैरामीटर लिस्ट कहते हैं। और उसके बाद फिर हम ब्रेसेस लगाते हैं और उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो हम लिख लेते हैं, और अगर हमने कोई वैल्यू रिटर्न करनी हो तो रिटर्न का एक्सप्रेशन भी वहाँ पर लिखा जाता है। तो सेम उसी तरीके से ही फंक्शन को लिखा जाएगा जिस तरह से हम पहले फंक्शंस लिखते हुए आए हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं फंक्शन को जो हमारे पास पहला है, यहाँ पर हम पहले आमतौर पे void लिख रहे होते थे, तो ये जो हमारे पास इस वक्त यहाँ पर हमने एक int लिख दिया है, तो ये हमारे पास रिटर्न टाइप कहलाएगी। तो ये आपके पास कोई भी वैलिड डाटा टाइप यानी इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर में से हमारे पास कोई भी डाटा टाइप मौजूद हो सकती है। तो ये जो पहला हिस्सा है ये हमारे पास रिटर्न टाइप कहलाता है। दूसरा हमारे पास फंक्शन का नेम है, ये यहाँ पर एक हेडिंग लिखा हुआ है, ये फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है, जो भी हम काम परफॉर्म करना चाहते हैं उसके हिसाब से हम उसका नेम चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास तीसरा हिस्सा है वो इसके पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स यहाँ पर void लिखे गए हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास इस पैरामीटर्स हम यहाँ पर कोई भी पास नहीं कर रहे। तो void का मतलब है कि हम यहाँ पर किसी पैरामीटर को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हम किसी पैरामीटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम वैलिड डाटा टाइप्स में से कोई भी पैरामीटर लिख सकते हैं, यानी इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर में से। इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर में से कोई भी पैरामीटर यहाँ पर लिखा जा सकता है। इसके बाद फिर हम उसी तरह से ब्रेसेस लगाते हैं और हम उसके बीच में स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं, और अगर कोई वैल्यू हमने रिटर्न करनी हो तो हम उसे रिटर्न भी कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमने इंटीजर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है हमें कोई वैल्यू यहाँ पर रिटर्न भी कर रहा होगा। तो वही मेन फंक्शन को लिखने का वही तरीकाकार है। पहला हमारे पास जो हिस्सा है वो रिटर्न टाइप, दूसरा हमारे पास फंक्शन का नेम, और तीसरा जो है वो हमारे पास उसके आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। तो फंक्शन की जो पहली लाइन है, ये पहली लाइन इसको हम फंक्शन हेडर कहते हैं। फंक्शन हेडर में वही बातें हैं, रिटर्न टाइप, पहला हिस्सा फंक्शन नेम, दूसरा हिस्सा और तीसरा ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर लिस्ट लिखी जाती है। हमारे पास जो पहला हिस्सा है, द टाइप ऑफ द रिटर्न वैल्यू, ये बेसिकली रिटर्न वैल्यू हमें इसकी टाइप बताए, हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हम किस तरह की वैल्यू को रिटर्न करवाना चाहते हैं। दूसरा फंक्शन का नेम है, इट इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन का नाम हम क्या रखना चाहते हैं। फंक्शन का नेम जो हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए वैलिड नेम्स हैं, उसी उसी उन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम फंक्शन का नेम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। और पैरामीटर्स, द पैरामीटर ऑफ द फंक्शन एनक्लोजेज इन पैरेंथेसिस, जो पैरामीटर्स है उनको हमेशा इन ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज किया जाता है। और हमारे पास रिटर्न टाइप, आपके पास कोई भी वैलिड डाटा टाइप हो सकती है, यानी रिटर्न टाइप में आप इंटीजर, फ्लोट या कैरेक्टर में से किसी भी वैलिड डाटा टाइप को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न ना कर रहा हो तो उसको वहाँ पर हम उसकी जगह के ऊपर void लिख रहे होते हैं। और इसी तरह अगर हम पैरामीटर्स भी कोई पास ना कर रहे हो तो उसकी जगह के ऊपर void ही लिखा जाता है पैरामीटर के तौर पे। तो ऐसा फंक्शन जिसके पैरामीटर्स भी ना हो और वो वैल्यू भी रिटर्न ना कर रहा हो, तो उसका अगर हम फंक्शन हेडर लिखेंगे तो वो इस तरह से होगा void, यानी इसका मतलब है कि इसमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। इसके बाद फंक्शन का नेम लिख दिया जाता है और ब्रैकेट्स के अंदर भी void लिखा जाता है। तो और ये जो आप ब्रैकेट में void लिखना, ये आप ऑप्शनल है। अगर आप इसके बगैर लिखना चाहते हैं तो हमारे पास void फंक्शन और यहाँ पर नेम के बाद आप ब्रैकेट्स लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इस वक्त ये फंक्शन हमारे पास ना तो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा और ना ही इसको हम कोई पैरामीटर यहाँ से पास करेंगे। तो हमारे पास जो है, और इसके फंक्शन की बॉडी के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं या जो भी हम लॉजिक इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो सब की सब हम उन ब्रेसेस के अंदर ही इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो हमारे आर्गुमेंट्स हैं जो हम पास करना चाहते हैं या हम किसी फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं तो वो बेस उसके बाद वो हम प्रोग्राम की बॉडी के अंदर ही ये सारे काम हम फंक्शन की बॉडी में ही परफॉर्म करेंगे।
डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फंक्शन की बात की, फंक्शन की इम्पोर्टेंस की बात की, ये फंक्शन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमने फंक्शन की टाइप्स की बात की और फंक्शन हेडर क्या होता है और फंक्शन हेडर को किस तरह से लिखा जाता है। और आप उसको अपनी बुक से भी अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को और अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं एग्जाम्पल्स के साथ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।